हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर स्वागत है बेंज केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये हमारा दूसरा लेक्चर है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। चैप्टर काफ़ी बड़ा भी है और इसका अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो वेटेज भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो पार्ट था हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का था, इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म करके और कुछ रिएक्शंस थे जिनकी हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर जो रिएक्शन हमने डिस्कस की थी वो थी लास्ट में हेल होलार्ड जेलेंस्की और ग्रिन्यार अभिकर्मक की CO2 के साथ रिएक्शन। फिर आप जल अपघटन करते हैं तो क्या बन जाता है आपके पास में एसिड। अगला आपके पास में एक रिएक्शन सीक्वेंस था। मतलब अगर आपको ऐसे लिख करके दे दे, एक सीक्वेंस बना करके दे दे और आपसे पूछे कि जो मिसिंग है A, B और C, यहाँ पर क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो थैलिक अम्ल की है, थैलिक अम्ल है। और थैलिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवा रखी है किसकी, अमोनिया की। तो पहला जो स्टेप होता है ना यहाँ पर, ये एक एसिड बेस रिएक्शन होती है। ठीक है, ये आपको क्या दे देगा, एसिड H+ देगा। ये दूसरा एसिड भी किसकी फॉर्म में निकलेगा, H+ की फॉर्म में। यहाँ अमोनिया हमने ले रखा है, तो अमोनिया जो है उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो ये जो NH3 में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो यहाँ से H+ को लेगा, ये वाला भी H+ अमोनिया एक्सेप्ट करेगा। अमोनिया ने अगर H+ एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बना देगा भाई, NH4+। ये भी क्या बना देगा, NH4+। और आपका एसिड जो है वो H+ दे चुका है, इसलिए उसके ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। उसके बाद जब आप हीटिंग करेंगे, देखो ये तो अपना A बन गया। हीटिंग करेंगे तो 2 मोल H2 के बाहर निकलेंगे। कैसे निकलेंगे वो, ये 2 हाइड्रोजन यहां से आप लेंगे, एक ऑक्सीजन लेंगे, फिर यही 2 हाइड्रोजन लेंगे, एक ऑक्सीजन लेंगे, तो आपका CO बचेगा, इधर भी CO बचेगा। एक ऑक्सीजन जा चुका है H2 के रूप में बाहर, तो NH2 बचा हुआ है, ये आ जाएगा CONH2। और ये भी क्या आ जाएगा, CONH2। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप थैलेमाइड। ठीक है, क्योंकि अब क्रियात्मक समूह जो है वो किसका बन चुका है, एमाइड का। और इसके बाद जब आप इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, तो यहां से अमोनिया बाहर जाएगा। अमोनिया बाहर जाएगा तो देखो यहां से एक तो NH2 ले सकते हो आप याद रखने के लिए, और एक क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां क्या बच गया, एक तो CO बचा हुआ है एज इट इज, NH2 जा चुका है, इधर क्या बचा हुआ है, NH, ये आ गया आपका NH, और इसके साथ में ये CO है, Cl नहीं है, ये CO है। ठीक है, तो यहां पर CO एक कार्बन दिखा दो आप, और कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, थैलेमाइड बन जाएगा। तो थैलिक अम्ल लिया था हमने, और इस थैलिक अम्ल से हमने क्या बना दिया, थैलेमाइड बना दिया। अगला जो क्वेश्चन है वो है कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक अपने संगत अणुभार वाले एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल तीनों से, एल्डिहाइड से भी और कीटोन से भी और एल्कोहल से भी ज्यादा क्यों होते हैं। तो देखो इसका रीजन है भाई, आपका जो एल्कोहल है उसमें भी, और आपका जो एसिड है, अम्ल है, उसमें भी, दोनों में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और अम्ल में प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है, एल्कोहल से भी। और प्रबल हाइड्रोजन बंध होने के कारण जो अम्ल होते हैं उसके दो अणु आपस में डाइमराइज हो जाते हैं, द्विलक बना लेते हैं। तो जब द्विलक बना देंगे तो आपको पता है जब आप किसी लिक्विड को गर्म कर रहे हो तो वो गैस में कन्वर्ट होना है। अगर उसके अणु आपस में प्रबलता से जुड़े हुए हैं तो गर्म करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। यही बात यहां पर लिखी हुई है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो दो अणु वो आपस में जुड़ जाते हैं, टूट नहीं पाते हैं वाष्प अवस्था में, एवं एप्रोटिक एप्रोटिक विलायकों में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल द्विलक के रूप में रहता है तो दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतरा आणविक बंध जो बना रहता है, इंटरमोलिक्यूलर, दो अणुओं के बीच में, इसके कारण ही कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। उसके बाद में कार्बोनिल समूह निर्माण का कक्षीय आरेख बनाइए। कार्बोनिल समूह जो है वो कैसे बनता है, तो देखो इसको आप समझ सकते हैं इजीली, कार्बोनिल समूह को कैसे बनाते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कैसे होता है CO। तो भाई यहां एक बात ध्यान रखें आप, CO की पूरी कहानी को समझें आप। C डबल बॉन्ड O, और इसमें कार्बोनिल का जो कार्बन होता है उसके ऊपर 2 फ्री वैलेंसी रहेंगी इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, अब सुने भाई, ये जो कार्बन है इसके सिग्मा बॉन्ड काउंट करें आप, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो संकरण क्या हो जाएगा, sp2। इसी तरीके से जो आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। 2 लोन पेयर हैं तो आपको पता है भाई 2 लोन पेयर हैं और एक आपका सिग्मा बॉन्ड है, तो यहां पर जो आपका ऑक्सीजन है उसका भी संकरण क्या है, sp2 है। sp2 का मतलब ये हो गया कि कार्बन जो है उसके पास भी 3 sp2 संकरित कक्षक होंगे और ऑक्सीजन के पास भी 3 sp2 संकरित कक्षक होंगे। अब इसको डायग्राम में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन के 3 sp2 संकरित कक्षक बनाए, और जब संकरण sp2 होता है तो जो आपकी ज्यामिति होती है वो त्रिकोणीय समतल होती है। तो त्रिकोणीय समतल मैनर में उसको आप अरेंज कर लें। ये 3 कक्षक हैं, इसमें भी आप क्या लिख देंगे, sp2, यहां पर भी क्या आ जाएगा भाई, sp2, और यहां भी क्या आ जाएगा, sp2।
इसी तरीके से आप ऑक्सीजन लें, ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या दिखा देंगे, 3 sp2 संकरित कक्षक दिखा देंगे। तो एक sp2 संकरित कक्षक जो है उससे तो आपका जो ऑक्सीजन है वो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। किससे बनाएगा सिग्मा बॉन्ड? कार्बन के साथ। देखो ये बना हुआ, क्योंकि आपको पता है सिग्मा बॉन्ड बनाने में कौन से कक्षक काम में आते हैं? संकरित कक्षक। और दो जो आपके sp2 संकरित कक्षक होंगे, इन दो sp2 संकरित कक्षकों में आप किसको रिप्रेजेंट कर देंगे? आप रिप्रेजेंट कर देंगे ऑक्सीजन के लोन पेयर को। तो यहां मैंने क्या दिखा दिया भाई? लोन पेयर। कार्बन के जो ये sp2 संकरित कक्षक हैं, क्योंकि आपको पता है फ्री वैलेंसी मैंने यहां दिखाई हुई है, तो मैं यहां केवल एक इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा और यहां भी एक इलेक्ट्रॉन दिखा दूंगा। अब कोई भी अगर मैं हाइड्रोजन लगाऊंगा तो वो अपने एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा कार्बन से और सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, और यहां से भी क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा ही बनाना था हमें यहां पर। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड भी बना है। ये पाई बॉन्ड किससे बनता है? तो भाई पाई बॉन्ड बनते हैं असंकरित कक्षकों से, क्योंकि कार्बन ने भी अपने 2 ही पी कक्षक काम में लिए हैं, ऑक्सीजन ने भी अपने 2 ही पी कक्षक काम में लिए हैं, तो एक पी कक्षक को आप और दिखा सकते हो। ये पी कक्षक जिसने संकरण में भाग नहीं लिया है, इसको आप कैसे दिखाएंगे? डमलाकार। और इसी तरीके से ऑक्सीजन पे भी एक पी कक्षक आप कैसे दिखाएंगे? डमलाकार। इन दोनों के बीच में जब अतिव्यापन होगा तो इस अतिव्यापन से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा भाई? पाई बॉन्ड। तो ये कार्बोनिल का कक्षीय आरेख है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में बनाने में संकरित कक्षक काम में लिए जाएंगे, और जब आपको पाई बॉन्ड बनाना है तो वहां पर असंकरित कक्षक काम में लिए जाएंगे। तो इस तरीके से इस डायग्राम को आप याद रख सकते हो। चलते हैं आगे भाई, अगला जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में नाभिक रागी योगज अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा भाई इस बात को, कैसे क्या होता है यहां पर। तो देखो, जो एल्डिहाइड और कीटोन है ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, वैसे पूरा डायग्राम यहां पर बना हुआ है। आपको पता है, अभी हमने ये बात समझी है कि कार्बोनिल के जो कार्बन होते हैं उसमें कार्बन का जो संकरण है ये क्या होता है? कार्बन का संकरण होता है sp2। sp2 का मतलब ये कार्बन एक समतल में है, देखो बनाया हुआ भी है इसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले होगा क्या? कार्बोनिल के कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी इसलिए उसके ऊपर आंशिक धनावेश दिखाया हुआ है। अब इस धनावेशित कार्बन पे किसका आक्रमण हो रहा है? नाभिक स्नेही का। ये जो स्टेप होगा हमारा ये क्या होगा? स्लो स्टेप होगा। अब आपको पता है जैसे ही अटैक होगा तो ये डबल बॉन्ड किसके ऊपर टूटेगा? ऑक्सीजन के ऊपर। तो कार्बन ने पहले भी 4 ही बॉन्ड बना रखे थे, लेकिन एक डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ। अब जब नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा तो उसके साथ भी कार्बन का सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड बनेगा तो अब कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड हो गए हैं, और सिंगल बॉन्ड हो गए इसलिए इसका मतलब संकरण हो गया sp3, और जो आपकी ज्यामिति होगी वो क्या बन जाएगी? चतुष्फलकीय। फिर आप क्या करोगे? दूसरा स्टेप होगा वो फास्ट होगा। ये जो ऋणावेशित ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड आने से ऋणावेशित हो गया, उसके ऊपर H+ जोड़ के उसको क्या कन्वर्ट कर देंगे भाई? OH में। इसको क्या बोलते हैं? योगज उत्पाद। तो अगर आपसे मैकेनिज्म पूछे तो आप ऐसा दिखा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लो आपसे कह दे कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन में दिखाओ, तो एल्डिहाइड और कीटोन में भी आप जो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखा सकते हैं, और यहां पर क्वेश्चन भी आ रखा है तो मैं इसी को एक्सप्लेन कर दूंगा। उसने क्या किया है? उसने आपके पास तो एक फॉर्मेल्डिहाइड है, एक आपके पास में एसिटेल्डिहाइड है, एक आपके पास में एसीटोन है। वो आपसे ये कह रहा है कि भाई एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को, एसिटेल्डिहाइड को और एसीटोन को नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जैसे लिखा हुआ ना नाभिक रागी योगज, इसका मतलब यही है, इसकी क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो कैसे करेंगे और कैसे आप इसको एग्जाम में लिख करके आएंगे। तो सुनिए भाई ध्यान से, बढ़िया सवाल है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे इसको देख लीजिएगा एक बार वापस से। एक तो मेरे पास क्या है? एक तो मेरे पास में फॉर्मेल्डिहाइड है, तो फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे दिखाऊंगा मैं? देखो HC, इसके साथ में डबल बॉन्ड O, और यहां क्या आ जाएगा भाई? H। एसिटेल्डिहाइड क्या होता है? एसिटेल्डिहाइड होता है CH3C डबल बॉन्ड O और H, जिसको आप एथेनेल बोलते हैं। और एक अपने पास में क्या है? एक अपने पास में कीटोन है, और कीटोन जो है वो सबसे सरलतम कीटोन है 3 कार्बन का। ठीक है, तीनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि तीनों में कार्बोनिल समूह उपस्थित है, और आप जानते हैं अच्छे से इस बात को कि कार्बोनिल समूह जो होता है उसमें कार्बन पे आंशिक धनावेश रहता है, ऑक्सीजन पे क्या रहेगा? आंशिक ऋणावेश। इसी तरीके से यहां भी कार्बन पे आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश, तीनों पे हमने दिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई तीनों यौगिकों के अंदर आपका जो कार्बोनिल का कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन न्यून है। ठीक है, हमें यह जानना है कि कहां पर नाभिक स्नेही सबसे तीव्र आक्रमण करेगा। तो समझिए भाई इस बात को, मैंने यहां पर क्या दिखा दिया? मैंने यहां पर दिखा दिया नाभिक स्नेही। ठीक है, अब नाभिक स्नेही जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है, और कहां आक्रमण करना पसंद करेगा? जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी ज्यादा चल रही है। तो देखो कार्बोनिल का जो कार्बन है उसके एनवायरमेंट को चेक करें आप। यहां पर दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जिनका जीरो इफेक्ट होता है, शून्य प्रभाव होता है, ना इलेक्ट्रॉन दान करते हैं
और ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जहां भी जुड़ेंगे ना इलेक्ट्रॉन देंगे ना इलेक्ट्रॉन लेंगे। इधर की बात करें तो देखो इधर एक तरफ तो हाइड्रोजन है लेकिन दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, CH3। और CH3 का कैसा प्रभाव होता है, CH3 का प्लस आई प्रभाव होता है। मतलब सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा, कार्बोनिल के कार्बन को। क्यों, क्योंकि देखो ये कार्बन sp2 है और ये कार्बन क्या है, sp3 है। तो विद्युत ऋणता sp2 की ज्यादा होगी तो खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, खींचेगा तो अपने ऊपर जो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है उसको दूर कर रहा है वो। और इसी तरीके से यहां पर है भाई, यहां पर कितने प्लस आई लगे हुए हैं, यहां पर प्लस आई लगे हुए हैं, तीन, दो लगे हुए हैं। तो वही सेम कहानी यहां पर भी लागू होगी, लेकिन यहां पर दोनों तरफ से एल्किल समूह लग गए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है उसकी पूर्ति करने के लिए कितने CH3 लगे हुए हैं भाई, 2 CH3 लगे हुए हैं। तो जितनी कमी यहां पर होनी चाहिए थी उतनी कमी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो प्लस आई लगे हुए हैं वो इस इलेक्ट्रॉनों की कमी को दूर कर दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की सबसे ज्यादा कमी कहां है, तो मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा कमी फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन के पास है, क्योंकि वहां पर कोई भी इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह नहीं लगा हुआ है। तो नाभिक स्नेह का जो आक्रमण होगा वो सबसे तीव्र आक्रमण कहां होगा, फॉर्मेल्डिहाइड पे। उसके बाद में एसिडल्डिहाइड में एक CH3 लगा हुआ था, तो थोड़ा जो इलेक्ट्रॉन की कमी चल रही थी कार्बन के पास उसको तो उसने थोड़ा सा दूर कर दिया CH3 ने। और इसी तरीके से यहां पर कितने प्लस आई लगे हुए थे, 2 प्लस आई लगे हुए थे। तो जो कमी यहां पर कार्बोनिल के कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी थी उसको दूर करने के लिए कितने CH3 लग गए, 2। तो जो कमी थी भाई उसको दूर कर रहे हैं 2 CH3। इसलिए नाभिक स्नेह का आक्रमण सबसे स्लो कहां पर होगा, एसीटोन में। एक कारण तो ये है। आप ये भी कह सकते हैं अगर अच्छी लैंग्वेज में लिख करके आएंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन अधिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल के कार्बन पर कोई प्लस आई समूह उपस्थित नहीं होता है। जबकि इसके विपरीत एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में क्रमशः 1 तथा 2 एल्किल समूह उपस्थित होने के कारण कार्बोनिल के कार्बन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति कम हो जाती है, जिससे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता घट जाती है। पहला कारण तो ये कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति में कमी। और दूसरा जो कारण है वो तो सामने क्लियर दिख रहा है भाई। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है त्रिविम बाधा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। त्रिविम बाधा का मतलब क्या है, त्रिविम बाधा का मतलब है कि आपको पता है कार्बोनिल के कार्बन पे आक्रमण किसका होना है, नाभिक स्नेही का। और कार्बोनिल के कार्बन पे अगर पहले से बड़े एल्किल समूह लगे होंगे तो आने वाले नाभिक स्नेही को प्रतिकर्षित करेंगे, जुड़ने नहीं देंगे भाई। तो अब आप मुझे बताएं कि कौन से कंपाउंड में, तीनों में से कौन से कंपाउंड में कार्बोनिल के कार्बन पर बड़े एल्किल समूह लगे हुए हैं या एल्किल समूह उपस्थित हैं। तो यहां 2 एल्किल समूह उपस्थित हैं, तो त्रिविम बाधा सबसे ज्यादा कहां पर होगी, एसीटोन में। उससे कम कहां होगी, एसिटल्डिहाइड में। सबसे कम कहां होगी, फॉर्मेल्डिहाइड में। तो अगर त्रिविम बाधा कम होगी तो क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता फॉर्मेल्डिहाइड की, उससे कम एसिटल्डिहाइड और सबसे कम एसीटोन। दोनों फैक्टर आप एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने असाइनमेंट पे। तो देखो भाई असाइनमेंट में कहानी क्या है वो समझे फिर से। असाइनमेंट में भी आपको यही बात जो है वो व्याख्या करके समझाई हुई है। देखो 2 प्लस आई लगे हुए हैं, एक जगह 1 प्लस आई लगा हुआ है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो समझे भाई। एल्डिहाइड से हेमी एसीटेल और एसीटेल बनाने का समीकरण दीजिए। तो देखो भाई एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आप अल्कोहल से करवाते हैं तो एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से कैसे होगी। देखो ये एल्डिहाइड है, सपोज दैट उसने सामान्य एल्डिहाइड लिखा हुआ है, वहां पर आर को डिफाइन नहीं किया हुआ है। अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं तो देखो दोनों आर सेम नहीं हो जाए, इसलिए मैंने R-OH लिखा है। ठीक है, अब आपको पता है अच्छे से यहाँ कार्बोनिल के कार्बन पे धनावेश होता है और ऑक्सीजन पे ऋणावेश है, तो ऑक्सीजन का लोन फिर आक्रमण करेगा, तो डबल बॉन्ड किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन के ऊपर। जोड़ दीजिए दोनों को, क्या हो जाएगा, ये कार्बन इस कार्बन पे किसको लगा देंगे आप, इस कार्बन पे एक तो क्या है अपना हाइड्रोजन है, एक पहले से क्या लगा हुआ था R। ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है ये अब सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा, तो इस पे आप एक बार नेगेटिव दिखा दो। और इसने अटैक किया है तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा। इस ऑक्सीजन के साथ एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ था और एक क्या लग जाएगा, R-। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए तो चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब इसने क्या किया है, इसने इस H+ को हटा दिया और H+ हट जाएगा तो किसके ऊपर आके चिपक जाएगा, ऑक्सीजन के नेगेटिव पे, तो ये OH बन जाएगा। और वहां से H+ हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, OR-। फिर क्या करोगे आप, फिर से R-OH की रिएक्शन करवाओगे और किसके साथ करवाओगे, इस वाले। ठीक है, यहां से आप क्या ले लोगे, H+ और यहां से क्या आ जाएगा OH, तो क्या बन जाएगा H2O। तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा, R-। तो इसको आप क्या बोलेंगे, एसीटेल। और ये जो स्पीसीज बनती है इसको क्या बोलते हैं, हेमी एसीटेल। अगर आप कीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो पहले बनेगा हेमी कीटेल और देन बनेगा कीटेल। एल्डिहाइड की रिएक्शन से हेमी एसीटेल और एसीटेल, कीटोन की अभिक्रिया अगर होती तो पहले हेमी कीटेल बनता और फिर कीटेल बनता। ध्यान रखने की बात क्या है, कार्बोनिल यौगिक से जब भी आप
हेमी एसिटल और एसिटल बना रहे हैं तो एल्डिहाइड लेके बनाएंगे, कितने मोल अभिक्रिया करेंगे, 2 मोल। और कीटोन के साथ भी रिएक्शन करवाएंगे तो भी 2 ही मोल अभिक्रिया करेंगे अल्कोहल के, वहां क्या बनेगा, हेमी कीटेल और कीटेल। बढ़ते हैं आगे, इसके बाद अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, आपसे पूछा गया है भाई। तो देखो KMnO4 दे रखा है, H2SO4, ये आपको पता है भाई प्रबल ऑक्सीकारक है, और प्रबल ऑक्सीकारक होगा तो आपका जहां रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा ना, इस डबल बॉन्ड को आप ब्रेक कर दो। इधर भी आप किसको जोड़ देंगे, इधर भी एसिडिक ग्रुप को जोड़ देंगे, और इधर भी आपका क्या आ जाएगा, एसिडिक ग्रुप। तो COH आ गया और COH आ गया, 6 कार्बन का एसिड बन गया जिसको एडीपी कम्ल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये क्या दे रखा है भाई आपको, एल्डिहाइड, और यहां पर देखो अमोनियम AgNO3 जिसको टॉलेन अभिकर्मक बोलते हैं। तो टॉलेन अभिकर्मक क्या करता है भाई, टॉलेन अभिकर्मक जो है इसको भी क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड है और ये क्या है, एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। तो ये कहानी है, यहां बना दिया भाई, देखो उसने एसिड बना दिया, 4 कार्बन का क्या था आपका, एल्डिहाइड था, और वही 4 कार्बन का उसने क्या बना दिया, एसिड बना दिया। ठीक, चलते हैं आगे भाई। अगला क्वेश्चन देखें भाई, अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या है, A, B और C की पहचान करनी है। तो देखो ये आपके पास में बेंजील अल्कोहल था, और बेंजील अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाई जा रही थी, बेंजील अल्कोहल की रिएक्शन करवाई जा रही थी HBr से। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपके पास में 6 मेंबर रिंग, इस 6 मेंबर रिंग के साथ में किसको जोड़ना है, यहां जोड़ना है CH2 और OH। ठीक है, तो जो पहला उत्पाद बन रहा है ना, उसमें क्या करना है, पहले उत्पाद में जो आपकी रिंग है ना, उसके साथ जो OH लगा था उसको तो आप हटा देंगे, और किसको जोड़ देंगे, Br को। यहाँ आपकी रिंग लगी हुई है। ठीक है, फिर KCN से अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ K प्लस है और CN माइनस है, तो यहां से Br माइनस को हटा दो, K प्लस और Br माइनस, KBr बाहर, और CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, CN, क्या बन जाएगा, बेंजिल साइनाइड। फिर आगे देखो उसने क्या करवाया, H3O प्लस, मतलब अम्लीय जल अपघटन, और अम्लीय जल अपघटन जब करवाते हैं तो साइनाइड जो है ना वो अम्ल में बदल जाता है, बस इतना याद रखें आप। कार्बन कम नहीं करने भाई, C6H5 एज इट इज आ गया, CH2 था एज इट इज आ गया, और साइनाइड जो था उसको COH में बदल दो, बस उतना ही कार्बन है। साइनाइड में 1 कार्बन दिख रहा था तो मैंने भी 1 कार्बन का एसिड बना दिया यहां पर COH। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, फेनिल एथेनोइक अम्ल। क्लियर होती है बात। इसको, इसकी स्ट्रक्चर अगर आप चाहते हैं कि भाई फेनिल एथेनोइक अम्ल कैसे दिखेगा, तो देखो कैसे दिखेगा फेनिल एथेनोइक अम्ल, इसका नाम कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये आपकी 6 मेंबर रिंग है, इस 6 मेंबर रिंग पे आपको दिख रहा है क्लियरली भाई, बाहर क्या लगा हुआ है, बाहर लगा हुआ है CH2 और COOH। तो नंबरिंग कर लो 1 और 2, कार्बन संख्या 2 पे क्या लगा हुआ है, फेनिल समूह लगा हुआ है, तो ये तो हो गया 2 फेनिल, ऐसे भी लिख सकते थे 2 फेनिल, और कार्बन 2 है तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। क्लियर होती है बात भाई। अगला क्वेश्चन देखें, यहां लिखा हुआ है, उसने क्या किया है भाई, यहां पर उसने A और B की पहचान करना आपसे पूछ रहा है। KMnO4 और KOH दे रखा आपको, तो KMnO4 और KOH क्या करेंगे भाई, KMnO4 और KOH आपका जो COCH3 है उसको भी क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज, कीटोन था बाहर, और यहाँ पर क्या था CH3, तो इसको भी क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर COOK बन जाएगा, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, COOK, मतलब ये है कि ये सॉल्ट बन गया है। ठीक है, ए बन गया, उस ए के बाद में डाइल्यूट H2SO4, तो ये आपका वर्कअप है। वर्कअप का मतलब होता है कि जहां ऋणावेश है ना वहां H प्लस जोड़ दो, तो हमने क्या कर दिया भाई, दोनों नेगेटिव चार्ज पे H प्लस जोड़ दिया। इस एसिड को क्या बोलते हैं, टरथैलिक अम्ल। आपसे पूछ सकता है टरथैलिक अम्ल का IUPAC नाम बताओ, तो आराम से बता सकते हैं भाई, बेंजीन की 1,4 पोजीशन पे क्या लगे हैं, 2 COH लगे हैं, तो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, कैसे है इंपॉर्टेंट देखें, यहां पर पहले तो आप ये समझें कि रिएक्शन पहले स्टेप में होगी कैसे। तो पहले स्टेप में जो आपकी 6 मेंबर रिंग है ना, उसमें आप देख पा रहे होंगे एक हैलोजन लगा हुआ है, एक आपका क्या लगा हुआ है, एक आपका NO2 लगा हुआ है, ये NO2 लगा हुआ है, यहां क्या लगा हुआ है, Br। इसके साथ में एरो पे क्या लिखा हुआ है, एरो पे लिखा हुआ है Mg, और यहां क्या लिख दिया, ईथर। अगर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ है तो समझ जाओ भाई हमें ग्रीनयार अभिकर्मक बनाना है, इस Mg को यहां एंटर करवा दो आप। तो 6 मेंबर रिंग जो है वो तो आपकी एज इट इज रह जाएगी भाई। इसमें हमें एक क्या जोड़ना है, एक हमें जोड़ना है NO2, और यहां हम किसको जोड़ देंगे, Mg को, और यहां क्या रह जाएगा, Br। अब इससे क्या हुआ है, इससे ये हुआ है कि कार्बन और धातु के बीच में जो बॉन्ड था ना, उस कार्बन और धातु के बॉन्ड में आपको पता है भाई, धातु जो है उसमें कार्बन के साथ जब जुड़ गया तो कार्बन पे ऋणावेश दिखा सकते हैं, और धातु पे क्या दिखा सकते हैं, धनावेश, क्योंकि विद्युत ऋणता जो है वो अधातु की क्या होती है, ज्यादा। कार्बन जो है उस पर ऋणावेश आएगा। आगे किससे रिएक्शन करवा दी, CO2 से। तो जब CO2 से रिएक्शन होगी ना, तो देखो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब CO2 में कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश होता है, क्योंकि भाई वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन से लगा हुआ है, तो ये अटैक होगा भाई यहाँ पे। तो रिंग के साथ किसको जोड़ेंगे आप, CO2 को। ठीक है, और जैसे ही अटैक होगा तो डबल बॉन्ड किस पे शिफ्ट कर दोगे, ऑक्सीजन पे, दोनों में से किसी पे भी कर दो आप। ठीक, तो जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, ये Mg प्लस और Br जो है वो कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन के नेगेटिव पे, और फिर क्या कर देंगे, जल अपघटन।
ठीक है, तो देखो क्या दिखेगा आपको क्लियरली, अभी यहां पर आंसर में दिख जाएगा। यहां पर अपने पास में जो कहानी रहेगी वो ये रहेगी, देखें जो मैंने समझाया है। MgBr बना, CO2 पे अटैक हुआ, CO2 के ऑक्सीजन के साथ MgBr गए, अब H+ जोड़ दो बस। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। अगला जो क्वेश्चन है वो कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी घटती हुई प्रबलता के अनुसार रखें। तो भाई देखो एक बात सुन लेना ध्यान से, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसमें एक चीज आपको समझ लेनी है, ये आपके पास में क्रियात्मक समूह होता है एसिड का, C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, ये क्रियात्मक समूह जो है ना, इससे अगर कोई भी कार्बन जुड़ रहा है तो क्रियात्मक समूह के कार्बन को 0 बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। अब ये जो कार्बन है ना, इसकी जो 4 संयोजकताएं हैं, एक तो एंगेज हो रखी इधर से, ये जो अल्फा कार्बन है इसकी जो खाली संयोजकता है ना 3, इन पे कौन सा समूह लगा है ना। अगर यहां पर -M या फिर -I लग जाता है तो ध्यान रखिएगा ये सीधे समानुपाती होते हैं किसके, अम्लीयता के, ये अम्लीयता को बढ़ाते हैं। और यदि +M समूह या फिर +I समूह लग जाता ना अल्फा पोजीशन पे, अल्फा स्थिति पे, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, अम्लीयता के। ये बात अपने को ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, अब सिंपल सा काम है, अब आप इसको आराम से कर सकते हो। कैसे करेंगे तो देखो मैं एक एक को ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं कैसे ड्रॉ करोगे। ये बात आपको दोनों ध्यान रखनी है, -M -I ये तो अम्लीयता बढ़ाएंगे और +M +I अम्लीयता को घटाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में देखो आपको ऐसे लिख लेना है इसको, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो COH, इसके साथ में कार्बन है, इस कार्बन पे देखो ये वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, क्योंकि ये संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है तो आपको इसको लिखना आना चाहिए भाई। ठीक है, दूसरे में देखो क्या है, दूसरा मैं यहां लिख रहा हूं ये कार्बन है, इस कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन है और जो बाकी 2 फ्री वैलेंसी होती हैं अपनी, उन पे दोनों पे एक पे 2 Cl लगा दिए हैं और एक आपका क्या लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है। ये हो गया भाई। तीसरे में उसने क्या लगा दिया, NO2। तो देखो NO2 वाले को मैं यहां बना देता हूं, ये कार्बन, इस कार्बन की जो 2 वैलेंसी थी उनमें 3 में से जो 3 फ्री रहती है उनमें से 2 पे तो ऑक्यूपाई कर लिया हाइड्रोजन ने, NO2, और यहाँ क्या लगा हुआ है, COOH। ये 0 कार्बन, ये अल्फा कार्बन। फिर यहाँ कितने Cl लग गए, देखो यहाँ कार्बन पे 3 Cl लग गए हैं। ठीक है, और यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ आपका COOH, ये 0 कार्बन और ये अल्फा कार्बन। और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में भाई आपका जो अल्फा कार्बन है उस पर क्या लगा हुआ, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा पे लगा हुआ साइनाइड। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन पे एक तो क्या लगा दिया, साइनाइड, और इधर अल्फा कार्बन पे आपका 0 कार्बन लगा हुआ है, 0 और अल्फा। अब ग्रुप आइडेंटिफाई करने अपने को आने चाहिए भाई। तो यहां पे कितने -I लग रहे हैं, यहां लग रहे हैं -I 3। ठीक है, जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी तरफ खींचेंगे। यहां कितने -I हैं, 2 लगे हुए। यहां पर NO2 लगा है, NO2 क्या लगाता है, -M। यहां Cl लगे हुए तो भाई Cl क्या लगाते हैं, -I। यहां Cn लगा है तो ये Cn भी क्या लगाएगा भाई, Cn आपका -I भी लगाएगा यहां पर। ठीक है, क्योंकि एलिफेटिक सिस्टम से जुड़ा है तो -I लगा देगा। क्लियर। अब सुने ध्यान से भाई, बात यह है कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले जो समूह है ना, ये जितने ज्यादा होते हैं उतनी ही अम्लीयता ज्यादा होती है, जिनको -I या -M आप बोलते हैं। और -I और -M में ज्यादा प्रभावी कौन होता है, -M और -I में ज्यादा प्रभावी होता है -M। क्लियर होती है बात भाई। अब -M देखो यहां संख्या देखो आप कितनी है, CF3 में कितने -I है, 3। तो संख्या जो है ना वो डोमिनेट करती है, संख्या जो है वो जितनी ज्यादा होगी अम्लीयता क्या आएगी, उतनी ही ज्यादा आएगी। तो यहाँ 3 -I लगे हुए हैं, यहाँ भी 3 लगे हुए हैं, तो आपको पता है अब किसको लेकर के आएंगे हम पावर को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ज्यादा पावरफुल कौन है, फ्लोरीन है, उससे कम पावरफुल कौन है, Cl है। उसके बाद देखो यहाँ संख्या Cl की कितनी हो गई, 2, तो और कम हो गई अम्लीयता। उसके बाद में NO2 लगा हुआ और Cn लगा हुआ, तो NO2 जो है वो ज्यादा पावरफुल है किससे, Cn से, क्योंकि NO2 है ना यहाँ -M लगा नहीं पाएगा, -M होता है वो लेकिन यहाँ लगा नहीं पाएगा। क्यों नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ये एरोमेटिक सिस्टम से नहीं जुड़ा हुआ है, संयुग्मन में नहीं है। अगर संयुग्मन में होता तो -M लगा पाता, अभी केवल क्या लगा पा रहा है, अभी लगा पा रहा है केवल -I। ठीक है, तो संख्या तो उसकी एक ही है, इसलिए भाई फ्लोरीन और क्लोरीन से क्या रह गया पीछे, तो फिर NO2 आएगा और फिर क्या आ जाएगा उससे कम, साइनाइड। तो ध्यान रखें अगर ये एरोमेटिक सिस्टम पे लगा होता है NO2 तो यहां अम्लीयता बढ़ा देता। क्लियर। चलते हैं आगे भाई, अगला क्वेश्चन देखें। देखो यहां देखना आप, यहां आंसर बिल्कुल अलग आएगा। यहां हम देख पा रहे हैं कि एसिड दे रखा आपको तीनों जगह, अब आपसे अम्लीयता पूछ रहा है, तो यहां NO2 जो है ना, यहां NO2 -M लगा पाएगा और -I भी लगाएगा, और OCH3 क्या लगाएगा, OCH3 लगाएगा आपका +M। ठीक है, +M का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग में। हमें चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं हो, इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो अम्ल से। तो यहां पर NO2 जो है
जब पैरा स्थिति पे लगेगा तो अम्लीयता सबसे ज्यादा आएगी। यहां पर कोई भी समूह नहीं, यहाँ CH3 है, CH3 है, ठीक है, CH3 है, तो CH3 क्या होता है, CH3 लगाएगा यहाँ पे +H या +I बोल दो आप इसको, और ये क्या लगा देगा भाई +M, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेशन का नेचर या इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रकृति ज्यादा +H की होती है +M की, +M की ज्यादा देगा इलेक्ट्रॉन तो अम्लीयता क्या कर देगा, कम। इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो अम्लीयता को बढ़ा देगा। तो सबसे आगे NO2, फिर CH3 वाला जो +H लगा रहा है, और सबसे पीछे +M वाला, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन हैं और अम्लीयता का सवाल आता ही है भाई। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की तुलना में अधिक अम्लीय क्यों होते हैं, तो समझे भाई, पूरा एक्सप्लेनेशन मैं यहां पर आपको बता देता हूं। देखो, फिनोल में जब आप H+ हटा देते हो तो संयुग्मी क्षार क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन में अनुनाद हो रहा है, ये आप कर सकते हो, जैसे फिनोल में होता है वैसे ही फिनोक्साइड में होता है। अनुनादी संरचनाएं अलग से भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद में एसिड को समझो भाई, एसिड का जब आयनन होगा तो ऑक्सीजन के H+ को हटा दोगे आप, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये नेगेटिव डोनेट होगा, रेजोनेंस होगा, और इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो है वो विस्थानीकृत होकर के दूसरे ऑक्सीजन पे आ गया। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने दोनों अनुनादी संरचनाओं से ये ऑब्जर्व किया कि फिनोक्साइड आयन में जो ऋणावेश है ना, वो ऑक्सीजन के अलावा कार्बन पे भी जा रहा है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो ऋणावेश है वो ऑक्सीजन के ऊपर ही विस्थानीकृत हो रहा है। और हम अच्छे से समझते हैं इस बात को कि अधिक विद्युत परमाणु जो है उसके ऊपर ऋणावेश ज्यादा स्थायी होता है। तो ऐसा मुझे कहां देखने को मिल रहा है, जिसमें ऋणावेश जो है वो केवल अधिक विद्युत परमाणु पे घूम रहा है, अम्ल में। इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का संयुग्मी क्षार जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज्यादा स्थायी है। तो आप व्याख्या कैसे करेंगे, आप फिनोक्साइड की अनुनादी संरचना बनाएंगे, अम्ल जो है उसका आयनन करके उसकी अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे, और फिर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि उपरोक्त आयनन से प्राप्त संयुग्मी क्षार को देखने से या अनुनाद से यह स्पष्ट होता है कि ऋणावेश का विस्थानीकरण फिनोल में ऑक्सीजन के अतिरिक्त कार्बन पर भी होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के संयुग्मी क्षार कार्बोक्सिलेट आयन में ऋणावेश का विस्थानीकरण केवल ऑक्सीजन परमाणु पर होता है, या केवल अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन पे होता है, जिससे स्थायित्व का मान बढ़ता है और अम्लीयता भी बढ़ जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो इसको कार्बोक्सिलीकरण बोलते हैं भाई। ये जो अभिक्रिया है इसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, ये जो अभिक्रिया है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलीकरण। इसमें आपको करना क्या है भाई, इसमें आपको कार्बोक्सिलिक समूह जो है ना उसको खत्म करना है। यहां कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको, यहां कार्बन नजर आ रहे हैं 2। अगर आप इस कार्बोक्सिलिक समूह को खत्म कर देंगे तो कितना कार्बन बचेगा, केवल 1। तो आप ये भी याद रखें, कार्बोक्सिलीकरण में 1 कार्बन का नुकसान होता है। पहचान क्या है, NaOH + CaO, जिसको सोडा लाइम बोलते हैं, ठीक है। अगली बात, सोडियम एसीटेट का कोल्बे विद्युत अपघटन करें तो भाई कोल्बे विद्युत अपघटन में क्या होता है, कोल्बे विद्युत अपघटन में आप एनोड और कैथोड लेते हैं, ठीक है। डिटेल मैकेनिज्म करेंगे बात जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म का जो लेक्चर लेके आऊंगा उसमें। कोल्बे विद्युत अपघटन में 2-3 बातें ध्यान रखना। कोल्बे विद्युत अपघटन में एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और आपका जो कैथोड होता है उस पर अपचयन होता है। एनोड पर CO2 गैस मुक्त होती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहां क्या करेंगे हम, यहां पर देखो ध्यान रखने की बात ये, यहां पर भी CO2 आपका बाहर निकल जाएगा, ये इतना हिस्सा। लेकिन ये जो भी इधर बचेगा ना, CO2 के कार्बन के अलावा इधर जितने भी कार्बन बचेंगे ना, तो आपको CH3 दिख रहा है, इसको CH3 के साथ ही जोड़ दो आप, द्विलकीकरण हो जाएगा, क्योंकि यहां मुक्त मूलक बनते हैं। तो CH3 मुक्त मूलक को CH3 मुक्त मूलक के साथ जोड़ के क्या बना देंगे भाई, एथेन। ठीक है, चलते हैं आगे भाई। ये कोल्बे था। फिर निबंधात्मक प्रश्न है, मतलब बड़े प्रश्न है। एल्डोल संघनन है, क्लीमेंसन है, ठीक है। इनके लिए भाई एक बात बता देता हूं आपको, एल्डोल हो जाए चाहे क्लीमेंसन हो जाए, देखो क्लीमेंसन तो खैर छोटा ही है, इसको मैं बता भी देता हूं। ZnHg और सांद्र HCl लेते हैं। अगर एरो पे ऐसा लिखा हुआ ना ZnHg प्लस सांद्र HCl, तो आप इस CO को ना, ये जो CO है इसको CH2 में बदल दो बस। तो देखो दोनों CH3 के बीच में एक CH2 आ गया। इतना सा करना आपको किसमें, क्लीमेंसन में। बाकी कैनिजारो हो गई, एल्डोल हो गई, ये बहुत डिटेल चीजें हैं और इनके लिए मैं अलग से एक लेक्चर लेकर के आऊंगा। उसमें हम नेम रिएक्शन जितनी भी हैं उनको हम कवर करेंगे। लेक्चर 1 हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। वॉल्फ किस्नर है तो वॉल्फ किस्नर में भी होता है कि भाई CO जो है ना वो आपका CH2 में बदलता है, ये एक बीच में मध्यवर्ती बनता है, ठीक है। किसकी उपस्थिति में होता है, हाइड्रोजन की उपस्थिति में होता है। फिर आप KOH और एथिलीन ग्लाइकोल लेते हैं तो N2 बाहर चला जाता है, ये H2 आपका कहां जुड़ जाता है, कार्बन पे, ठीक है। चाहे वो आपका एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। तो देखो आप CO लेकर भी दिखा रखा है ऊपर, एक उदाहरण लेके भी समझा रखा है, क्लियर होती है। कार्बन का लॉस नहीं होता है। फिर हेलोफॉर्म है, टोलेन है। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो है उसकी भी हम डिटेल बात करेंगे जब अलग से लेक्चर लेके आऊंगा। टोलेन में आपको ये कॉम्प्लेक्स याद रख लेना भाई, ये टोलेन अभिकर्मक का संकुल। अगर आपसे पूछे टोलेन अभिकर्मक क्या होता है तो ये AgNH3 का 2+ होता है, ठीक है। ये हो रहता है भाई। और एक दुर्बल ऑक्सीकारक है, ये भी ध्यान रखें, एसिड को लवण में कर देता है, देखो ऑक्सीडाइज,
ऑक्सीकृत कर दिया किसको, एल्डिहाइड को, किसमें, अम्ल के लवण में। फिर गाटरमान कोक सिंपल है भाई, गाटरमान कोक में बेंजीन रिंग पे CO और HCl, ठीक है, CO और HCl लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, CHO जुड़ जाएगा, इसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, गाटरमान कोक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधि है फेलिंग परीक्षण। फेलिंग विलियन दो प्रकार के होते हैं, फेलिंग विलियन ए, फेलिंग विलियन बी, ठीक है। क्या क्या होते हैं, तो भाई फेलिंग विलियन ए कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन होता है, लिखा हुआ है यहाँ पर, और फेलिंग विलियन बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोसेल लवण बोलते हैं, इसको फेलिंग विलियन बी बोलते हैं। करता क्या है ये भी भाई, एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करता है, दुर्बल ऑक्सीकारक है, तो एल्डिहाइड को किस में ऑक्सीकृत कर देगा, अम्ल में। यहां एक बात याद रखने की ये कि भाई जो कॉपर है ना आपका, यहां देखो 2+ में था, और कॉपर जो है वो 2+ से किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 2+ आपका कन्वर्ट हो रहा है कॉपर +1 में, ठीक है। तो +2 से +1 में जा रहा है, इसका मतलब खुद का क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है, सामने वाले का क्या करेगा, ऑक्सीकरण। और इसी परिवर्तन के कारण यहां हमें देखने को मिलता लाल भूरा अवक्षेप, ठीक है। तो ये था आपका एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें जो नेम रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सी, एल्डिहाइड हो गई, कैनिजारो हो गई, उनको मैं अलग से जब लेक्चर लेके आऊंगा नेम रिएक्शन का तो उसमें हम कवर कर लेंगे। आप ये नहीं माने कि हमें एल्डोल और कैनिजारो करवाई नहीं गई है, जरूर करेंगे हम, और डिटेल लेक्चर आपका नेम रिएक्शन का बहुत जल्दी आएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, अगर, क्योंकि एक रिवीजन का मकसद है हमारा, है ना, हम चाह रहे हैं, आंसर सामने दिख रहा है आपको, लेकिन मैं इसके थ्रू एक रिवीजन करवा देना चाहता हूं, क्योंकि डिटेल जो लेक्चर है वो तो खूब आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। हमारा एम ये है कि हम फटाफट से 45 मिनट्स में 50 मिनट्स में 1 घंटे में हमारा एक चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाए तुरंत, और इस असाइनमेंट में कोई दिक्कत है तो वो दूर हो जाए। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता तो आप कमेंट जरूर करें, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।